हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कथन एवं निष्कर्ष। हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि राजू ने दुकान से 4 वस्तुएं खरीदी। वस्तुओं को घर ले जाने के लिए उसे कितने बैग की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दे दिया गया है और जिससे रिलेटेड आपको 3 कथन दिया गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जिसको मिलाकर हम इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट यानी पहले कथन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है कि राजू ने 5 किलो आटा खरीदा। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि प्रत्येक बैग में 5 किलो सामान रखा जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर कि राजू ने 5 किलो आटा खरीदा था। एक बैग में 5 किलो सामान रख सकते हैं, यानी कि एक थैले में तो उसका पूरा आटा आ जाएगा। आगे यहाँ पर तीसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि राजू ने 2 किलो चावल, 2 किलो दाल और 1 किलो नमक भी खरीदा है। तो यहाँ पर 4 सामान उसने लिया था, एक सामान तो उसका आटा हो गया, 3 सामान यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर 2 किलो चावल है, 2 किलो दाल है, 1 किलो नमक है, तो तीनों को मिलाकर 5 केजी होता है। एक बैग में 5 केजी सामान अटता है, तो एक बैग और वो खरीदेगा जिसमें ये तीनों सामान भी अट जाएगा, यानी कि राजू को कुल यहाँ पर 2 बैग की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें किस किस कथन का जरूरत पड़ा, तीनों कथन का यहाँ पर जरूरत हमें पड़ा। तो इसका आंसर देने के लिए तीनों स्टेटमेंट हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर देने के लिए यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में आप देखें, यहाँ पर कथन 1, 2 और 3 सभी एक साथ पर्याप्त हैं। तो तीनों को मिलाकर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी आपको प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, और यहाँ पर 2 कथन है। हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा कथन है जो इससे रिलेट कर रहा है। तो पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। तो क्या ये कथन इससे कोई संबंध रखता है? क्या वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, इसलिए वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए? क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये कथन नंबर 1 तो ये हो नहीं सकता है आंसर, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा कथन है कि वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी कि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ये कथन नंबर 2 सही है जो इससे रिलेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा क्या? केवल ऑप्शन नंबर 2 ही निहित है, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए माह का 13वां दिन कौन सा होगा। हमें यहाँ पर बताना है कि महीने का 13वां दिन कौन सा है। तो सबसे पहले हम कथन को चेक करेंगे। क्या इसका आंसर देने के लिए दोनों स्टेटमेंट का हमें ज़रूरत पड़ेगा, या कोई एक ऐसा कथन है जो इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त हो? तो चलिए सबसे पहले हम कथन चेक करते हैं। पहले कथन में दिया हुआ है कि महीने का अंतिम दिन सोमवार है। तो इससे हम इसका आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? देखिए, यहाँ ये बताया गया है कि महीने का अंतिम दिन सोमवार है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि महीने कितना दिन का है। महीना 31 दिन का भी हो सकता है, महीना 30 दिन का भी हो सकता है, महीना 28 दिन का भी हो सकता है, महीना 29 दिन का भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब दूसरे कथन को हम चेक करेंगे। दूसरे कथन में है कि महीने का 16वां दिन उस महीने का तीसरा शुक्रवार है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि महीने का 16वां दिन, तीसरा शुक्रवार से कोई मतलब नहीं है। ये तो हमें पता चल गया है कि महीने का 16वां दिन क्या है, शुक्रवार है। 16वां दिन फ्राइडे है। ठीक है, इससे हम बता सकते हैं कि 13वां दिन कौन सा है। तो 15वां दिन क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। 14वां दिन कौन सा हो जाएगा, 14वां दिन वेडनेसडे हो जाएगा। और 13वां दिन कौन सा हो जाएगा, 13वां दिन हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, क्वेश्चन में मांगा जा रहा था 13वां दिन कौन सा होगा, तो 13वां दिन हो जाएगा ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो ये ऑप्शन नंबर 2 यानी कथन नंबर जो 2 है, ये इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो हम अब देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कथन नंबर 2 पर्याप्त है। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। तो इस टाइप का प्रश्न में भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर पहले कथन दिया हुआ है। कथन दिया हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए
और इसका निष्कर्ष दिया हुआ है 3 निष्कर्ष यहाँ पर। हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन-कौन ऐसे निष्कर्ष हैं जो ये लाइन से रिलेटेड करते हों, ठीक है? इस लाइन से रिलेट करते हों। सबसे पहला हम निष्कर्ष देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि सभी मंत्री धनी हैं। तो क्या ये लाइन में कहीं पर धनी का ज़िक्र किया गया है कि मंत्री धनी हैं? इसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, जो निष्कर्ष नंबर 1 है, ये इससे रिलेट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 को हम देखेंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मंत्रियों के पास कार है। यहाँ कहा जा रहा था कि मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए, अपनी कार में, यानी कि मंत्रियों के पास कार है। तो ये तो सही है, ये इससे रिलेट कर रहा है। अब तीसरा यहाँ पर निष्कर्ष है कि मंत्री जन समारोह में आए। यहाँ पर आप देखें, मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए, ये भी लाइन क्या है, इससे रिलेट कर रहा है। तो ये जो निष्कर्ष नंबर 3 है, ये भी सही होगा। अब हम आंसर में देखेंगे, यहाँ पर आप देखें ऑप्शन नंबर ए में कि केवल 2 और 3 कथन पर निहित है, यानी कि ये 2 और 3 सही है, इसे रिलेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपके सामने है। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि अब से 15 साल बाद बहनों की कुल आयु क्या होगी। हमें इसका आंसर देना है। हम चेक करेंगे कि कौन कौन से कथन की आवश्यकता पड़ेगी इसका आंसर देने के लिए। पहला स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। पहले स्टेटमेंट में है कि सीता अभी 16 साल की है, और दूसरे स्टेटमेंट में है कि गीता की आयु सीता की आयु के 1/4 भाग से तिगुनी है। यानी यहाँ पर है सीता कितने साल की है, सीता है 16 साल की, और गीता का उम्र कितना दिया हुआ है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीता की आयु का 1/4, ठीक है। गीता की आयु सीता की आयु के 1/4। सबसे पहले तो 1/4 हम निकालेंगे। 1/4 निकालेंगे तो ये 16 4 से कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 वर्ष, ठीक है। अब कहा जा रहा है 1/4 भाग से तिगुनी है, यानी कि 3 गुना। तो 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी गीता की आयु है 12 साल और सीता की आयु है 16 साल। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा था कि अब से 15 साल बाद बहनों की कुल आयु क्या होगी। तो सीता की आयु में 15 साल आप जोड़ दें, ठीक है। 15 साल जोड़ देंगे तो 15 16 हो जाएगा 31। यहाँ पर 12 साल है, 12 साल में भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर 15 साल जोड़ दें तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। तो आप देख रहे हैं कि सीता की आयु 15 साल बाद 31 साल की हो जाएगी और गीता 15 साल बाद 27 साल की हो जाएगी। तो ये दोनों कथन जो है, दोनों मिलाकर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा क्या कि ऑप्शन नंबर सी, कथन नंबर 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं इसके आंसर देने के लिए। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। हम यहाँ पर चेक करेंगे निष्कर्ष में कि कौन कौन से ऐसे निष्कर्ष हैं जो इस लाइन से रिलेट करते हों। सबसे पहला निष्कर्ष में दिया हुआ है कि कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले भी कई बार मर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कायर व्यक्ति का बात हो रहा है, और यहाँ पर साहसी व्यक्ति है। यहाँ पर कायर यानी कि डरपोक हिम्मतदार व्यक्तियों की बात नहीं हो रही, यहाँ साहसी व्यक्ति का बात हो रहा है, मेहनती व्यक्ति का बात हो रहा है। तो ये जो निष्कर्ष नंबर 1 है, ये इससे रिलेट नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा आप देखें, दूसरे में दिया हुआ है कि किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना ज़रूरी है, और यहाँ पर साहसी व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है। तो किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना ज़रूरी है, ये लाइन बिल्कुल सही है, जो इससे रिलेट करता है। तो ये हो जाएगा सही। अब हम देखेंगे ऑप्शन में, यहाँ पर आप देखें ऑप्शन नंबर बी में केवल 2 निकलता है, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर कथन दिया हुआ है कि बहुत सारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो ईमानदार हैं। मोहन एक हिंदुस्तानी है। यहाँ पर आपको कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष 2 है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो इस लाइन से रिलेट करता हो। सबसे पहले आप पहला यहाँ पर कथन देखें, कहा जा रहा है कि मोहन ईमानदार है, दूसरे में कहा जा रहा है मोहन ईमानदार नहीं है। तो क्या ये दोनों ऐसी बात लिखी हुई है जो इससे रिलेट करती हो। आप देखें यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो ईमानदार हैं, यानी बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी भी हैं जो ईमानदार नहीं हैं, यानी कुछ हिंदुस्तानी ईमानदार हैं, कुछ हिंदुस्तानी ईमानदार नहीं है। मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि मोहन एक हिंदुस्तानी है, ये तो नहीं कहा जा रहा है कि मोहन ईमानदार है कि नहीं है। तो ये दोनों जो निष्कर्ष हैं, ये दोनों इससे रिलेट नहीं करते हैं, दोनों गलत हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ना तो 1 और ना ही 2 लागू होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है।
प्रश्न में दिया हुआ है कि कक्षा में कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें बताना है। दो निष्कर्ष है, दोनों को हम चेक करेंगे कि इसका आंसर देने के लिए कौन कौन से निष्कर्ष की हमें आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि कक्षा में 22 लड़के हैं और 18 लड़कियां हैं। और दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो लड़कियों की बात तो हो नहीं रही है, तो यहाँ से ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर 22 इसका आंसर हो जाएगा कि 22 लड़के क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि कितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि टोटल 22 लड़के क्रिकेट खेलते हों। तो यानी कि इसका आंसर हम दोनों निष्कर्ष को मिलाकर भी नहीं बता सकते हैं कि टोटल कितने छात्र हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और 2 दोनों को मिलाकर भी पर्याप्त नहीं है इसका आंसर देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। यहाँ पर वक्तव्य है, कहा जा रहा है कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। हम देखेंगे दोनों निष्कर्ष को कि कौन इसे रिलेट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। तो ये तो इससे रिलेट कर रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा आप देख रहे हैं वह परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेगा। तो ऐसा बात तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं कि वो परीक्षा में उत्तीर्ण कर ही लेगा। कहा जा रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। ये निष्कर्ष नंबर 1 ये हो जाएगा सही, ये हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। यहाँ पर वक्तव्य दिया हुआ है कि केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। अब हम निष्कर्ष में चेक करेंगे कौन कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो इस लाइन से रिलेट करता हो। सबसे पहला निष्कर्ष हम चेक करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता है। तो क्या ये बात इस लाइन में लिखी हुई है? आप देखें, इस लाइन में लिखा हुआ है कि केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कम उम्र में मरने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं वो अच्छे होते हैं, यानी अच्छे लोग ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं। लेकिन ये लाइन तो नहीं लिखा हुआ है कि कोई अच्छा व्यक्ति वो ज़्यादा उम्र तक जीता ही ना हो, हर अच्छा व्यक्ति कम ही उम्र में सब मर जाते हो। ये तो लाइन पूरा नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, इससे रिलेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर दूसरे निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा है, यानी कि बूढ़े होकर मरने वाले हर व्यक्ति ही बुरे हैं। क्या ये बात इस लाइन में लिखा हुआ? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। यहाँ तो लिखा हुआ था कि केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, लेकिन ये लाइन बिल्कुल ही नहीं लिखा हुआ है कि वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति ही बुरा हो। तो ये भी जो निष्कर्ष नंबर 2 है ये भी बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2 निष्कर्ष निकलता है, तो दोनों गलत है। मीनिंग ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पे लाइक ज़रूर से ज़रूर करते हैं, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।